हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग सीटेट मैथ की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसका दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। और हम आज कराएंगे आप लोग को 9 जनवरी 2023 का है वो पेपर। और मैं कल की वीडियो जो स्ट्रेटजी का उसमें यही चीज़ ज़्यादा मेंशन किया हूँ कि आप फोकस करिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी होगी तो उस पर, क्योंकि वहाँ से आपको उसका लैंग्वेज समझ में आएगा कि हाँ सीटेट या सीबीएसई पूछना क्या चाह रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का टेम्परामेंट समझ में आएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कहीं इधर उधर से क्वेश्चन ना उठा के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे उसी पैटर्न पे रिपीट होते हैं, बस खाली डिजिट चेंज हो जाती है। ठीक, तो उस हिसाब से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादा बात न करते हुए, तो एक बेहद आसान क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। आप देखा जाए तो 99% लोग कर लेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन में गलतियाँ ना हो, क्योंकि ऐसे में गलतियाँ हो जाती हैं और एग्जाम लौट के आते हैं जब तुमको लगता है यार सिंपल क्वेश्चन था बट हमने गलत कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन की गलतियाँ ना तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ये दे दिया है कि 10,20,203 को अंकों में लिखिए। अब यहाँ से ऑप्शन देख के आप एक ऑप्शन सही कर लेंगे, नो डाउट, बट इसका सही पैटर्न क्या है करने का, ताकि गलत होने के चांसेस एकदम ना मात के बराबर, मतलब हो ही ना 100% आपका सही हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 3 डिजिट होती है वो क्या होता है, 100 का होता है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न होता है वो 2-2 डिजिट का होता है। ठीक, इतना होता है बस, और इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। 100 हो गया, ये 1000 का प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा लैक्स का प्लेस, मतलब लाख का, ये हो जाएगा करोड़ का। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। 300 होता है सबको पता। उसके बाद हमें 2-2 डिजिट पे कॉमा लगा देना है, और हर एक डिजिट के बाद हमको ये लिखना है कि 1000 है, ये लैक्स है, करोड़ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना कितना आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया 10 करोड़, तो हम पूरा 10 लिख देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 8 करोड़ लिखो तो हम 08 लिखते हैं। ठीक, 08 लिखते हैं, बट यहाँ पे 10 दिया था हम पूरा 10 लिख दिए। उसके बाद क्या किया, 20,000, मतलब लाख गायब है, तो गायब है तो हम पूरा 0 करेंगे इसके स्थान पे। और क्या है 20,000 है, तो 20,000 मतलब 1000 के स्थान पर हम 20 करेंगे। अगर यहाँ 23 होता है तो हम 23 करते, 23,000 करते, या ऐसे मान लेते हैं वहाँ पर होता सिर्फ 2,000 तो हम 02 करते। अब देखिए कितना आसान, सब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करना है। उसके बाद क्या है 203 है, अब 100 के स्थान में हम 203 कर देंगे। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 1 3 टाइम्स 0 20203। अब बताइए इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करें, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपकी गलती होने के चांसेस होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये पैटर्न फॉलो करिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय प्रणाली है, वहाँ पे इस चीज़ें होती है कि मतलब पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमा लगता है। तो आपको पता होगा। अब उसमें सिर्फ और थोड़ा सा आइडिया करना है, 100 लिखने के बाद 1000 लैक्स और करोड़, और जो वैल्यू वहाँ पे दी यहाँ पे सीधा पुट कर देना है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन पहला आपका आ गया, जो कि बहुत आसान है, गलती ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका एक कॉन्सेप्ट बता दिए, ताकि दोबारा ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 100% को सही करें। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो इसी की तरह है और बेहद आसान है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी, 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है। ठीक, और आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन ए की बात करें 8/9, ऑप्शन बी की बात करें 7/9, ऑप्शन सी की बात करें 1/3, ऑप्शन डी की बात करें 2/5। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इसको आप कुछ नहीं करना, पहले इस वैल्यू को जो फ्रैक्शन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसकी वैल्यू कन्वर्ट करें तो सीधा 5×8 = 40 हो, बट हम बता दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जिसको ना समझ में आसानी से कर ले। हम इसको 5 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5×8 = 40 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा हमारा 0.8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 आ गई। ठीक, ये हो गया। इसकी वैल्यू बात करें 1/2, मतलब हाफ होता है, हाफ की वैल्यू 0.5 होती है, सबको पता है। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा कौन सी भिन्न इसके बीच, मतलब 0.5 और 0.8 के बीच में है। अब हम ऑप्शन पे चलेंगे। 8/9 को देखते हैं, 9 से भाग देंगे, पॉइंट उतारेंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगा है, 0 उतारेंगे, 9×8 = 72 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा 8। ठीक, फिर 0 उतार लिए, 9×8 = 72। अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 0.88, और हमारे पास कितना दिया था, 0.8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 0.5 से छोटी नहीं, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये बड़ी होगी तो मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे 7/9 पे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट उतारेंगे यहाँ पे, यहाँ 0 करेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 9×7 = 63, बचेगा 7, फिर 0, 9×7 = 63। ठीक, ये बढ़ता जाए। अब मतलब कितनी वैल्यू होगी, 0.77। अब बताइए 0.5 और 0.8 के बीच में 0.7 होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा।
तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हम थोड़ा सा और चेक कर ले रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारे गलत क्यों है। 1/3 की बात करें, सॉरी हाँ 1/3 है, ठीक। तो पॉइंट बढ़ा के 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ कितनी वैल्यू 0.3, ये 0.5 से कम है तो ये भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इससे ये किसके बीच में होना चाहिए। 2/5 ले रहे हैं, 5 को करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 करेंगे और 5 चौके 20 हो जाएगा। वैल्यू कितनी है 0.4, 0.5 से कम है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। आप समझ सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें क्या पूछा है, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है जिसकी वैल्यू 5 6 2 3 4 के। यहाँ पे के इसी संख्या में है तो दिया है में के का मान क्या होगा, मान क्या होगा। यदि एक कंडीशन यहाँ पे है, यदि संख्या 6 से मतलब 6 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें 0, ऑप्शन बी की बात करें तो 1, ऑप्शन सी की बात करें 4 और ऑप्शन डी की बात करें 6 दिया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे दे रखा है कि ये 6 से पूरी तरह, मतलब ये जो संख्या है, संख्या क्या है 5 6 2 3 4 के, ये जो है पूरी तरह 6 से विभाजित अगर है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे के 1000 मतलब इसका 1000 मत रख लेना, क्योंकि के यहाँ पे दे रखे के का मान क्या होगा, ठीक। तो अगर इसको 6 से भाग देंगे तो मतलब पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करें, पहले इसको सिंपली 6 से भाग देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 6 9 में 54, बचा हमारे पास कितना 2 2 उतारेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, बचे कितना 4, 3 उतारेंगे यहाँ पे, 6 7 42, बचा कितना 1 और हमारे पास ऊपर उतना कितना 4, 6 दूनी 12, बचा 2। अब हम उतारें कितना के। अब आप देखिए 6 को 6 से मतलब भाग देना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपके पास कितनी है कि 0 1 4 6 है। अब यहाँ पे रखना है जिस वैल्यू से कट जाए 6 से वही हमारी वैल्यू सही होगी। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 0 रख देते हैं, मतलब यहाँ 20 कर दें तो कटेगा, क्योंकि 6 3 18 होगा, कटेगा नहीं। और हमको पूरी तरह विभाजित करना है। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 6 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी हमारी वैल्यू नहीं होगी। 4 की अगर हम बात करें, ये रखने पे कट जाएगा, क्योंकि 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब 6 की बात करें 26 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो मतलब हमारी यहाँ पे 24 रखने पे 4 रखने पे कट जा रहा है। दैट मीन्स हमारी के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4 होगी। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देख सकते हैं बहुत आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इसमें सिंपल दिया है कि 28 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, ठीक। हम एक एक सेंटेंस को करते चले ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। 28 टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 28, इसमें से 15 लड़कियां हैं, 15 गर्ल्स हैं, और कितने लड़के बच गए 13 बॉयज़ हैं, ठीक। ये हो गया। अब कहा है कि यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, मतलब इतने में से 21 विद्यार्थी ऐसे हैं, 21 स्टूडेंट जो डेली अपने दांत साफ करते हैं, ठीक, डेली दांत साफ करते हैं अगर, तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। अब 21 में से लड़कियों का जो 3/5 भाग है, 3/5 भाग गर्ल्स का, वो डेली दांत साफ करता है। अब लड़कियों का टोटल कितना है 15 है। अगर हम 15 का 3/5 करें, 15 गुणे 3/5 तो क्या होगा 5 3 जा 15 और ये 3 3 जा 9, मतलब 9 लड़कियां ऐसी हैं, 9 लड़कियां जो डेली दांत साफ करती हैं इस 21 में से, ठीक। ये हो गया। अब बचे यहाँ पे कितने लोग, अब लड़के कितने बचे, जैसे टोटल हमारे पास स्टूडेंट 21 थे, इसमें लड़कियाँ मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे, जिसमें से 3/5 टोटल लड़कियों का 3/5 डेली दांत साफ करती हैं। तो बच्चे जितने वो लड़के होंगे, कितने लड़के हमारे पास बच गए यहाँ पे देखा जाए तो 12 लड़के बच गए, ठीक। 12 बॉयज़ यहाँ पे बच गए जो डेली दांत साफ करते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो बताएं लड़कों का कितना प्रतिशत कितना भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है, मतलब जो टोटल लड़के हैं उनका कितना भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो टोटल लड़के हमारे पास कितने थे 13 थे, और कितने लोग साफ दांत करें 12 लोग, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए तो लड़के बहुत ज़्यादा दांत साफ करते हैं, लड़कियां कम करती हैं, ठीक। बट इस क्वेश्चन में दिया ऐसा नहीं है, दोनों लोग यहाँ पे कोई जेंडर बायस की बात नहीं करेगा। अब देखिए आप यहाँ पे
कि मतलब टोटल 13 थे, तो 13 में 12 लड़के अगर दांत साफ कर रहे हैं तो हमारे पास इतना भाग लड़कों का जो है डेली दांत साफ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से थोड़ा मैं समराइज कर दूँ। यहाँ पे क्या है कि 28 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें 15 लड़कियाँ हैं 13 लड़के हैं। ठीक, फिर वो क्या कहा कि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, 21 विद्यार्थी प्रतिदिन दांत साफ कर रहे हैं, जिसमें बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। उसमें दे रखा है लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो लड़कियों कितना भाग था, 15, टोटल लड़कियों की संख्या कितनी 15, उसका 3/5 भाग अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो बचेंगे वो लड़के होंगे, तो 12 हो गए। तो अगर पूछा कि लड़कों का भाग कितना जो दांत साफ करता है, तो टोटल लड़के कितने 13 हैं और साफ कितने करें 12 लोग, तो कितना हो जाएगा 12/13 लोग हो जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या किया है कि एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिसमें प्रत्येक में 24 सेब हैं, खरीदता है। ठीक, तो पहले हम क्या करें, टोटल सेब देख ले तो उसके पास कितने हैं, क्योंकि उसमें ये दिया कि पहले दिन वह सेबों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाता है। तो अब उसके पास कितने सेब बचे हैं, तो क्या करना होगा, हमें पहले चेक करना होगा दुकानदार के पास टोटल सेब कितने थे। तो टोटल सेब मतलब 138 डिब्बे थे, उसमें प्रत्येक में 24 सेब थे, इसके मल्टीप्लाई करके हमको टोटल सेबों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा, 4 3 12 3 15 हो जाएगा, 4 1 4 1 5 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं फिर 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 2 हो गया। और ये क्या करेंगे 2 हो गया, 6 5 11, 7 5 12 1 13, 2 1 3 हो गया। मतलब उस दुकानदार के पास 3312 सेब थे या 3312 सेब उसने खरीदा। अब उसने बेचा कितना है, 117 सही 3/4। तो हम पहले क्या करें, सिंपल भाषा में समझे, 117 डिब्बे का पहले निकाल लेते, फिर 3/4 का अलग से निकालेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले 117 गुणे हम 24 कर दें, क्योंकि एक डिब्बे में 24 है, तो 117 डिब्बे में 24 सेब कितने होंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 से 28, 4 के 4, 4 2 6 हो जाएगा, 4 के 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 1 2 1 3, 2 1 2। ठीक, कितना हो गया हमारे पास 8, 6 4 10, 4 3 7, और ये हो गया 4 3 7 1 8, ये हो गया 2। हमारे पास कितने सेब हो गए 117 डिब्बे का, 2808। बट यहाँ पे 3/4 डिब्बे और हैं। तो अगर एक डिब्बे में 24 सेब है तो 3/4 डिब्बे में कितना होगा, 24 गुणे 3/4 सेब होंगे। तो क्या हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। मतलब इस 3/4 डिब्बे में कितने सेब है, 18 सेब है। तो हम क्या करें, इसमें 18 सेब और ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 8 8 16, 1 1 2 8 2, मतलब इतने सेब उसने बेचा है। तो अब बचे कितने हैं, तो क्या करें हम टोटल सेब में से बेचा हुआ सेब माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 8 2 6। अब 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 8 गए, या मतलब 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गए 4 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। तो कितने सेब हमारे पास बचे 486। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा था और कुछ इस क्वेश्चन में था ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पे ना हज़ारों चैनल पे ये दिखाया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, और उसको इतना हाई लेवल पढ़ा दे रहे हैं कि जिसको मैथ कम थोड़ा समझ में आता है वो घबरा जा रहा है कि इतना क्वेश्चन हम कर कहाँ से पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया है कि दो कोण जिनका योग 180, इसको अगर हम बताएं तो 100% सारे बच्चे इसको कर लेंगे, इतना आसान क्वेश्चन था। 180 अंश है वो कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है। ऑप्शन ए की हम बात करें तो क्या दिया है, पूरक कोण। ऑप्शन बी की बात करें तो दिया है आसन्न कोण। ऑप्शन सी की बात करें तो दिया है संपूरक कोण। और ऑप्शन डी की बात करें तो दिया है रैखिक युग्म। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, इसको 99% लोग इसको क्वेश्चन सही करें, क्योंकि इसका होगा संपूरक कोण। क्यों, क्योंकि जब दो कोण का योग अगर 180 अंश होगा तो संपूरक कोण होगा। अब पूरक कोण की बात करें, दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होगा, मतलब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे उसकी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम पूरक कोण बोलेंगे। ठीक, उसके बाद इसकी हम बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की अगर हो जाएगा 180 अंश, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। इसी तरह अगर आसन कोण रैखिक के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, बट हम थोड़ा आसन कोण के बारे में समझ ले रहे हैं। आसन कोण का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से दो कोण बना हो। जैसे एक पॉइंट है, इस तरह से हम मान ले रहे हैं, ठीक, दो कोण बना हुआ हो,
एक ही पॉइंट से दो कोण बना हो और उसमें एक रेखा दोनों में कॉमन हो। अब जैसे मान ले इसको ए हम मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी और यहाँ पे ओ कर दे रहे हैं, ठीक। तो अगर इसको देखा जाए एक ही पॉइंट से तीनों रेखाएं जा रही हैं, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है आसन्न कोण का। दूसरा क्या है, दोनों में एक रेखा जो है कॉमन होना चाहिए। अगर हम एक एंगल यहाँ पे बनाएंगे तो ओ ए क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी, ये एक एंगल बनेगा। और अगर इसकी एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएंगे, ठीक। तो आप ये आसानी समझ लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू बिल्कुल ये नहीं कि न्यून कोण भी हो सकती है, अधिक कोण भी हो सकती है, संपूरक कोण कुछ भी हो सकता है। बट आप ये जानते हैं कि जब एक ही पॉइंट से अगर तीनों रेखाएं गई हों और एक मतलब जो दोनों कोण बन रहे हैं आसन्न कोण, उसमें एक रेखा जो है दोनों की उभयनिष्ठ होनी चाहिए या दोनों की कॉमन होनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। इसी तरह रैखिक युग्म की हम बात करें तो रैखिक युग्म कुछ इस तरह के होते हैं। मान लीजिए ए बी एक लाइन है और यहाँ कोई एक यहाँ पे एंगल बन गया है, ठीक। इसको ओ मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 कर देंगे, एंगल 2। तो जब भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो इसको रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक तरह से इसको भी आप आसन्न कोण बोल सकते हैं क्योंकि ये भी एक ही पॉइंट से गया है और इन दोनों कोणों में ये जो आपकी ये वाली रेखा है ये कॉमन है, ठीक। तो इसको आसन्न कोण भी बोल सकते हैं और इसको रैखिक युग्म बोला जाता है। रैखिक युग्म की वैल्यू हमेशा 180 के बराबर होगी, ठीक। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक। और वह किसी दौड़ को 5 मिनट में ख़त्म कर देता है, तो उसकी दौड़ की लंबाई क्या होगी और लंबाई निकालना मीटर में आपको, ठीक। तो पहले हम आप देखते 30 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ रहा है, मतलब 60 मिनट में वो जा रहा है कितना, 30 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा वो, ½ किलोमीटर, ठीक। ये हो गया। अगर थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप एक थोड़ा सी और चीज़ देख लीजिए। अगर मानते हैं 60 मिनट में वो जा रहा है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हम क्या लिख सकते, 30,000 किलोमीटर, सॉरी 30,000 मीटर, इतना हो गया। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 30,000 में 60 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा, 500 मीटर। मतलब 1 मिनट में वो 500 मीटर कवर कर रहा है। चाहे आप यहाँ समझ सकते हैं चाहे यहाँ से, क्योंकि 1 मिनट में आधे किलोमीटर जा रहा है या 1 मिनट में 500 मीटर जा रहा है, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन आसान है, इसमें पूछा क्या है, किसी दौड़ को 5 मिनट में ख़त्म कर रहा है। तो अगर 1 मिनट में 500 मीटर दौड़ रहा है तो 5 मिनट कितना दौड़ेगा, 5 बचे 2500 मीटर। 5 मिनट में वो कितना दौड़ेगा, 500 गुणे 5 कर देंगे, 2500 मीटर हो जाएगा, ठीक। 25 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेहद आसान। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान। क्या है कि सालू प्रातः मतलब सुबह 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची। मतलब सुबह ही 18 जनवरी 2020 को अपने घर पहुंच गई, बहन के घर पहुंच गई और 2 अप्रैल 2022 की रात को वहाँ से वापस चल पड़ी, ठीक। तो वह कितने दिन वहाँ ठहरी। तो हम क्या करें, फटाफट पहले जनवरी में देख लेना वो कितना दिन वहाँ पर रुकी थी। उसके बाद क्या चेक करेंगे, फरवरी में कितने दिन वहाँ रुकी थी, मार्च में कितने दिन वहाँ रुकी और अप्रैल में। अगर ये 4 चीज़ हम कैलकुलेट कर लिए तो हमको पता चल जाएगा वो कितने दिन वहाँ रुकी थी। अब जनवरी की बात करें तो अगर वो 18 को पहुँची है तो मतलब 18, 19, 20 और उसके बाद कितना होता है, जनवरी 31 का महीना तो 11 दिन उधर हो गया। मतलब 11 दिन ये प्लस 12, 13, 14, मतलब वो टोटल कितना दिन रुकी है जनवरी में, 14 दिन, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं। क्योंकि आप जल्दी में अगर 18, 12 यहाँ पे कर देंगे 18 और 12, 30 करके 13 दिन कर देंगे, ऐसा ना करिएगा। 18 को भी वहाँ दिन में ही सुबह ही पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए क्या कि प्रातः सुबह वहाँ पहुँची है। तो क्या होगा दिन, और यहाँ पे क्या कि कितने दिन वहाँ ठहरे, तो मतलब 18 भी काउंट होगा। तो 18, 19, 20 3 दिन हो गया और उधर 11 दिन, तो कितना हो गया, 14 दिन। तो जनवरी में सालू अपने बहन के यहाँ कितना दिन रुकी, 14 दिन। अब फरवरी की बात करते हैं, 2020 का वर्ष है तो फरवरी कितने महीने को होगा, 29, ठीक। तो ये फरवरी में कितने दिन वहाँ रुकी, 29 दिन रुकी है। अब हम बात करें मार्च का, तो मार्च कितने महीने का होता है, 31 दिन का। तो कितने दिन वहाँ पे रुकी है, 31 दिन। अब हम चलते हैं अप्रैल में। अप्रैल में वो 2 अप्रैल 2020 की रात को आई है, मतलब दिन भर वहीं थी बट रात को आई है। तो मतलब उस दिन कितना, 1 और 2 दिन अप्रैल में भी वहाँ रही है। तो 2 दिन हम और ऐड कर देंगे। अब इसको टोटल अगर इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमको टोटल ये पता चल जाए कि वह अपने बहन के घर कितने दूर की थी, ठीक। इसकी वैल्यू अगर ऐड करें दोनों की 60 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16। तो 60 और 16 कितने हो गए, 76। तो सालू अपने बहन के घर कितने दिन रुकी थी, 76 डे रुकी थी।
अब यहाँ से थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि वो कहा है कि प्रातः 18 जनवरी को वहाँ से पहुँची है, तो मतलब 18 भी काउंट होगा। तो 18, 19, 20 हो गया, 3 दिन उधर, और 31 का महीना जनवरी को होता है, तो 20 के बाद 11 दिन होता है, तो 11 दिन 14 दिन हो गया। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। दूसरा ये था कि यहाँ पे फरवरी आप जल्दी में 28 ना कर दें, क्योंकि 28 करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 75 तैयार मिलेगा, फटाक से आप सही होगा, आपको लगे हमने सही किया है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फरवरी यहाँ पे 29 का हो जाएगा, तो ये हो गया। मार्च में कोई दिक्कत नहीं थी, 31 को हो गया। बट यहाँ पे अप्रैल की अगर बात करें तो आप अगर ये ध्यान देंगे कि 2 अप्रैल को वो वापस आ गई, तो आप एक ही दिन में ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है 2 अप्रैल की रात को वो वापस आई वहाँ पे, ठीक। तो रात को आने का मतलब कि दिन भर वहाँ थी, तो मतलब 1 और 2 दोनों काउंट होगा, ठीक। तो 2 दिन अगर ये काउंट यहाँ पे होगा तो ये हो गया, तब टोटल इसको ऐड करेंगे तो ये 29, 31 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 और 14 64, 64 2 14 74 हो गया, 74 2 76, मतलब सालू अपनी बहन की कितना दिन रुकी थी, 76 डे रुकी थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या दिया है कि एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। अगर हमें वर्ग की भुजा पता है तो हम आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया। फिर क्या कहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा का क्रमशः 1/1/2 तथा 2/3 गुना है। मतलब इस 48 सेंटीमीटर का लंबाई जो है 1/1/2 गुना है, और इसी 48 सेंटीमीटर की चौड़ाई जो है आयत की वो 2/3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ से निकालें आयत की लंबाई, तो क्या है, वो वर्ग की जो भुजा है उसका 1/1/2 है। तो 1/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 के 2, 1 3/2 लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 24 आम में, और 24 3 कितना हो जाएगा 72। मतलब हमें आयत की लंबाई जो है पता चल गई 72, ठीक। अब इसके बाद हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या दिया है, उस वर्ग का 2/3 गुना है। तो वर्ग की भुजा कितनी 48 है, उसका 2/3 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे 3 16 में हो गया, और 16 दूनी 32, ठीक, 32 हो गया। तो हमको लंबाई पता चल गया और चौड़ाई पता चल गया। अब कहा है कि इनके परिमाणों का अंतर क्या हो गया, परिमाण की बात कर ले या उसके परिमाप का कर दे, ठीक। थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया, परिमापों का अंतर था, ठीक। परिमापों का अंतर क्या होगा, तो अब पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वर्ग का, दोनों को वैल्यू वहाँ पे देखेंगे कि उसका अंतर निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्ग की बात करें तो अगर वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, ठीक। तो भुजा कितनी है 4 और भुजा कितने 48, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 8 32 और 4 चौके 16, 16 3 19 हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान, यहाँ तक हो गया, हमको इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसी तरह वर्ग का मिल गया, हमको आयत का भी निकालना है क्योंकि हमको दोनों का अंतर पूछा है, ठीक। तो आयत का परिमाप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई की वैल्यू हमको मिली यहाँ पे 72 है, चौड़ाई कितनी है 32 है, दोनों ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 4 7 3 10, 104 हो गया, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 208, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। अब हमको आयत का परिमाप मिल गया, इधर किसका मिल गया हमको वर्ग का, इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा 208 माइनस 192, कितना अंतर होगा, आप आसानी से कर सकते हैं 8 8 16, ठीक। तो आपका यहाँ पे अंतर क्या 16, अब यहाँ पे सेंटीमीटर कर सकते हैं, मीटर, जो भी आपके ऑप्शन दिया वो कर लीजिएगा, ठीक। तो 16, तो आप इसके वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप में अंतर कितना 16। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक ये लगाना था कि जब आपने आयत की लंबाई और चौड़ाई इसके हिसाब से निकाल लिया तो जब ये दोनों पता चल गए तो आप इसका आयत का परिमाप भी आसानी से निकाल सकते हैं और वर्ग का परिमाप भी आसानी से, क्योंकि हमको यहाँ पे भुजा दिया है तो हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं, ठीक। आई थिंक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक और ही ऐसे सिंपल क्वेश्चन पे जो कि बहुत आसान है। और हम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं। हम कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में ना आया हो या जो आपके लेवल से बहुत हाई पूछा हो, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की एक बात करें तो इसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि पैटर्न एक है, पैटर्न 1/4 3/16 5/64 7/256 यहाँ पे डैश है में अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी।
आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन की अगर हम बात करें कितना है 8/125 पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी की बात करें तो 9/284। सी की बात करें तो 9/1024। डी की बात करें तो 11/4096। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है और इसको आप बहुत आसान कर सकते हैं। पैटर्न देखिए यहाँ पे, जैसे हम इसको क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं 1/4, 3/16, 5/64, 7/256। तो यहाँ पे क्या देखिए 2 का ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है ना, यहाँ पे इसमें भी +2 ऐड हुआ है, इसमें भी +2 ऐड हुआ है। तो हम क्या करें, यहाँ भी +2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 9, ऊपर का हमें पता चल गया। तो इसमें देखेंगे 2 ऑप्शन आपको, अब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये सही या तो ये सही होगा। अब हम देखेंगे अगले आगे क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 चौके 16 मतलब मल्टीप्लाई 4 का हुआ है। यहाँ क्या 16 चौके 84, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का। हम यहाँ भी अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10। तो कितना हमारा यहाँ पे आ गया 9/1024। बहुत आसान क्वेश्चन था, पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है और इसी तरह बहुत आसान होता है। अगर आप देखेंगे तो एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होगी ताकि आप गलती ना करें। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम बात करें, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें पूछा क्या गया, 540 व्यक्तियों से ये पूछा गया कि आपको ठंडी, गर्मी और वर्षा में कौन सी ऋतु ज़्यादा पसंद है। तो और जो भी आंकड़े प्राप्त हुए उसको पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री आया तो कितने व्यक्तियों को शीत ऋतु पसंद है। ठीक, अब इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल कितने लोग के ऊपर सर्वे हुआ है, टोटल कितने लोग से पूछा गया, 540 लोग से। ठीक, इतने लोग से पूछा गया। और अगर पाई चार्ट पे दर्शाया गया, मतलब एक सर्कल बना होगा, उसमें इस तरह से कुछ चीज़ें रही होंगी, जिसमें 150 की अगर बात करें 150 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, इसको हम 90 डिग्री मान लें, ये 100 है और यहाँ पे करेंगे मतलब 150 डिग्री आपको बनाना है। तो अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, एक्यूरेट नहीं ध्यान बन पाएगा। तो अगर यहाँ पे करें कितना हो जाएगा 90 + 45 कितना 135 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कोण आएगा। ठीक, तो अब उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एंगल यहाँ बना लेंगे ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो ये मान के चलिए 150 है, 150 डिग्री ऐसे लोग हैं जिनको शीत ऋतु पसंद है। तो अगर इसको हमको निकालना है कि टोटल यहाँ पे अगर 540 लोग का सर्वे हुआ, 150 डिग्री लोग इतने लोग ऐसे हैं जिनको शीत ऋतु पसंद है, तो कैसे निकालेंगे। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि किसी पॉइंट में या सर्कल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने मतलब कितना कोण बन रहा है, तो कितना टोटल बनता है हमारा 360 डिग्री को कोण बनता है। ठीक, तो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या करें 150/360 कर देंगे। ठीक, सिंपल तरीका, और कुछ भी आपको नहीं करना है, इसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप पाई और सब चक्कर में ना पड़ के आपको क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। ठीक, इतना करिए। अब ये 0 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 36, कितना आ गया हमारे पास 5/12। तो मतलब 540 का 5/12 भाग ऐसा है जिनको शीत ऋतु पसंद है। अब बताएगा इसको कैलकुलेट करना हो तो किसी कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। फिर से मैं चीज़ समझा दे रहा हूँ। क्या करना है, जैसे ये एंगल आप मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि हम इसको समझाने के लिए बस बनाए हो। ठीक, 150 हो गया, तो 150 ये है, टोटल कितना है 360 है। तो अगर एक 360 का इतना निकालो तो मतलब 360 150 पे 360 कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे काटेंगे तो कितना है 5/12 आ गया। ये 5/12 जो है हमारा किसके मतलब कितने का है, 540 का 5/12 है। तो 540 का 5/12 हमको निकालना, तो ये बहुत आसान, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा मान चलिए। ठीक, 12 चौकी 48 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6, 12 पंचे 60, तो क्या हो गया हमारे पास 45 × 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लिए, 5 × 5 = 25, 5 चौकी 20, 2 22, मतलब 225 जन ऐसे हैं जिनको शीत ऋतु पसंद है। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई, बहुत आसान था ये। बस आपको पाई समथिंग करके पाई चार्ट देके आप थोड़ा सा कंफ्यूज किए, बस आपको डरना नहीं है, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आपको बहुत लोग बताएंगे बट ये सबसे सिंपल मेथड है। जितना दिया हो उसको 360 से भाग दे दिए, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा सर्कल में एंगल बनता है 360 बनता है। और उसको सॉल्व करके, ये सॉल्व नहीं करेंगे तब भी यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बट हम थोड़ा सा इसको ईजी बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिए। 5/12 आ गया, और ये 5/12 किसका भाग है 540 का, इसे मल्टीप्लाई करें हमको वैल्यू कितनी मिलेगी 225। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे इसमें पूछा है कि राहुल अपनी जेब खर्च से प्रति माह कुछ बचत किया। जनवरी में 80, फरवरी में 140, मार्च में 210, अप्रैल में 285, मई में 510 और जून में 480 रुपये बचाया। ठीक, तो यहाँ पे आपके अगर आप ऑप्शन की बात करें तो जनवरी और फरवरी की बचत का योग मार्च तथा मई की बचत के योग के बराबर होगा। अब जनवरी की हम बात करें तो 80 रुपये, फरवरी में 140,
का योग 220 हो गया, और कहा क्या है मार्च और मई के योग के बराबर है। तो मई में तो 5 से 10 ऑटोमेटिकली है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दिया कि जून माह के अंत तक 375 का बचत हुआ, बट जून में हमने कितना बचा, उसने कितना बचाया था राहुल ने 480, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें इसके सबसे कम बचत फरवरी में हुई, तो फरवरी नहीं, सबसे कम बचत किस में हुई, जनवरी में हुई, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया ऐसे ही, बट हम देखते हैं क्या कहा है कि मई में अधिकतम बचत हुई, तो सबसे ज़्यादा बचत राहुल किस में किया था, मई में किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस दिया है, बट इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम न्यून कोड की बात करें, ठीक, न्यून कोड, तो न्यून कोड हम किसको कहते हैं, ऐसा कोड जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। ठीक, अगर हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, या कुछ भी एंगल आप मान सकते हैं, ये थीटा में वैसे मान लिया, मतलब 90 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, मतलब साफ शब्दों में कहते हैं 0 और 90 से बीच में जिसकी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, न्यून कोड। इसी तरह अगर हम सम कोड की बात करें, सम कोड की बात करें तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें अधिक कोड की, अधिक कोड की वैल्यू क्या होती है हमारी, 90 से अधिक होती है, 90 से अधिक होती है, बट वो क्या होता है हमारे 180 से कम होगा, मतलब 90 से अधिक होगा बट 180 से कम होगा। और अगर हम बात करें रिज कोड की, तो रिज कोड हमारा क्या होता है, जो सीधी रेखा में कोड होता है जिसकी वैल्यू 180 अंश होती है। ठीक, और इसी तरह अगर हम बात करें प्रतिवर्ती कोड की, ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट आप बना लीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग को पता होगा, बट मैं इस चीज़ों को बार बार फिर से बता ताकि गलत ना हो। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रतिवर्ती कोड की 180 से अधिक होती है बट 360 से कम होती है। बस इतना आप जानते रहिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हम चलते हैं अपने पहले ऑप्शन पे। इसमें क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब 3 सत्य है, 1 असत्य होगा, हमको चूज करना है। तो पहला क्या, मतलब एक न्यून कोड और एक समकोण का योग सदैव अधिक कोण होगा। ठीक, अब हम देखते हैं न्यून कोण का मतलब क्या हो गया, मतलब 90 अंश से कम हो। अब मान लेते हैं हम सिंपल, सबसे कम 90 अंश से थोड़ा सा कम लेते हैं, 89 ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि इससे तो बड़ा तो हो नहीं सकता, हम वही लेते हैं। तो एक न्यून कोण हो गया और एक समकोण, इसमें 90 डिग्री और हम ऐड कर दें। ठीक, 90 डिग्री और ऐड कर दें, तो 89 + 90 कितना एंगल हो जाएगा, 179। ये किसके बराबर होगा, आप ध्यान दीजिए, तो 180 से कम है, तो क्या हो गया, अधिक कोण के बराबर है। तो वही तो यहाँ पे दिया है, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आसानी से। ठीक, तो क्या हो गया, हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। क्या दिया कि 2 समकोण का योग एक ऋजु कोण होगा। 2 समकोण मतलब एक समकोण का वैल्यू 90 डिग्री, जो इस तरह से होता है, इसमें एक और 90 डिग्री, मतलब 2 समकोण का योग का है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको क्या हम बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। आपको हमने यहाँ पे बताया ना, ऋजु कोण किसको बोलते हैं, 180 को। तो वही यहाँ पे दिया है कि 2 समकोण का योग एक ऋजु कोण के बराबर होगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। क्या दिया, 2 न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण होगा। ठीक, अब हम देखते हैं सही है गलत। 2 न्यून कोण मतलब, अब मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं 45 अंश का। ठीक, ये भी न्यून कोण है, और एक ले रहे हैं 55 अंश का, दोनों न्यून कोण है। इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये क्या हो गया, तो अधिक कोण में चला गया है। बट यहाँ पे क्या दिया था कि एक समकोण है, मतलब 2 न्यून कोणों का योग सदैव समकोण होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम 45-55 लिए तो ऐसा हो गया, अधिक कोण हो गया। हम कुछ भी ले 35-70 ले सकते हैं, या 69-79 ले सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की बात हम चेक कर ले रहे हैं, 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होगा। अब प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है, 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा। अब 180 से अधिक कोई भी, मतलब 2 अधिक कोणों का क्या है ना, 2 अधिक कोण, तो 2 अधिक कोणों की वैल्यू कितनी होगी, 90 से अधिक होगी और 180 से कम होगी। तो हम 150 अंश के 2 कोण ले रहे हैं, या कुछ भी ले रहे हैं, 150 ले लीजिए और 160 ले लीजिए। कितना हो गया ये, 5×310 किसके बराबर है, प्रतिवर्ती कोण के। कुछ भी यहाँ वैल्यू, अधिक कोण के कोई भी 2 मतलब यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो सदैव प्रतिवर्ती कोण होगा, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो आई थिंक चीज़ें अभी तक समझ में आई होंगी।
अभी तक जितना हमने बताया बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया और वही क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जो आपको एग्जाम में आया हुआ है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। 9 जनवरी 2023 का ये प्रैक्टिस सेट था। इसमें 1-2 क्वेश्चन रह गया है, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा रोक दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था सिमेट्री का, उसको आप कर लेंगे। तो अब आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मिलते हैं कल अपने तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।